हेलो दोस्तों, फेमस 7 मोबाइल रिपेयर में आज आप लोगों का स्वागत है। ये Redmi Note 10 है और ये कॉमन फॉल्ट जो डीसी से चेक करते हैं तो 150-200 जा कर के ज़ीरो हो जाता है। यानी जैसे हम पावर की प्रेस करते हैं तो 150-200 मिली एम्पेयर लेता है और छोड़ देने के बाद ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर अनटच बोर्ड है, अनटच का मतलब है कि बोर्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, तो आप सबसे पहले CPU को ही रिवॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम CPU को रिवॉल्व करेंगे। CPU रिवॉल्व करने से पहले जो है इसकी जो शील्ड है वो शील्ड को रिमूव कर लेंगे। फिर उसके बाद ग्लू को कट करेंगे। यहाँ पे शील्ड को रिमूव करने के लिए जो हम हीटिंग टेम्परेचर रखे हैं 340 रखे हैं और एयर को रखे हैं 3। ध्यान दीजिएगा, बहुत भाई लोग शील्ड को निकालते समय डरते हैं, है ना। तो डरने का मेन रीज़न क्या है? हो सकता है कि आप जब शील्ड निकालते हैं तो बोर्ड फूल जाती है या फिर ओवर हीटिंग चली जाती है CPU पे या MMC पे या फिर उसके नीचे, तो काम बढ़ जाती है। लेकिन आप जो है ना हीटिंग जितना आप रखते हैं ना उससे थोड़ा कम रखिए और आराम से बिंदास निकालिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस हीट जो है आपको ओवर नहीं रखना है और मशीन की नोज़ल जो है वो एक जगह रोक के नहीं रखना है, आपको घुमाते जाना है। ठीक है, एक जगह रोक के नहीं रखना है। ये देखिए बिल्कुल आराम से बिंदास हमने निकाल लिए। अब उसके बाद से जो है हम CPU के ग्लू को कट करेंगे। ग्लू को कट करने के लिए यहाँ पे हीटिंग हम 250 रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास असेंबली मशीन कौन सी है, लेकिन मेरे हिसाब से मशीन कोई सा भी हो, एक एवरेज अगर हम माने तो 320 से लेकर के 350-360 तक सारे मशीन में काम किया जाता है। लेकिन अभी जो है CP/MMC पे काम करने के लिए ज़्यादा भाई लोग 857DW यूज़ करते हैं, तो उसमें जो मशीन की हीटिंग टेम्परेचर रखें तो 320, 330, 340 ही रखें, मैक्सिमम 350 के ऊपर ना जाए। क्योंकि अगर आपकी हैंड स्किल यानी आपकी हैंड मूवमेंट स्पीड नहीं है तो इसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ग्लू को कट करने के लिए हम 250 और एयर को हम रखे हैं 2। आराम से चारों तरफ से ग्लू को कट कर लेना है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख सकते हैं इसके बगल में MMC भी है, लेकिन हमें डर तब रहती है जब हीटिंग ज़्यादा होती, तब डर रहती है कि हमारी MMC की जो बॉल है ना वो अंदर ही उसकी मेल्ट हो गई। लेकिन अभी हीटिंग कम रखे हैं तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आराम से चारों तरफ से ग्लू को कट कर लेना है, हीटिंग ज़्यादा नहीं रखना है और डरना भी नहीं है। ठीक है, आराम से ग्लू को करते रहिए। 1 शॉट में ये अभी तक मैंने 5 दिन में 4 आए ये Note 10। ठीक है, चारों को चारों डन हुए सिर्फ CPU से। अनटच बोर्ड अगर हो तो, पहले से अगर छेड़छाड़ हो जाता है, कोई पावर पे कर लेता है, कोई PMI पे कर लेता है, कोई किसी पे कर लेता है, तो उस कंडीशन में जो है ना पहले जो भाई लोग उसको जो तो गड़बड़ कर दिए हैं या जो भी प्रॉब्लम आ गई है उसमें वो करना होता है। अब यहाँ पे देखिए हम CPU को निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं तो बिना माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप से बाहर निकाल कर इसको निकालें। नोज़ल बड़ी रखें। 2008 मशीन है, मेरे पास 2 मशीन है, ये 2008 से निकाल रहे हैं। माइक्रोस्कोप से बाहर है, नोज़ल बिग रखें, एक भी प्रिंट डैमेज नहीं होगी और ना ही बोर्ड फूलेगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शेकिंग इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमने मोबाइल से निकाला है। ठीक है, अब फाइनली हम इसको क्लीन करेंगे बोर्ड को। तो बोर्ड को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लक्स पेस्ट लगा देना है, थोड़ी सी आपको शोल्डिंग वाली लेनी है। उसके बाद से चारों तरफ से सारे बॉल पे आपको टच करना है। जैसे कि इससे पहले हमने पावर IC ब्लैक पेस्टेड बताए थे, वो तो हार्ड था, ये तो सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें बिल्कुल आराम से निकल जाती है। ओप्पो वीवो में काफ़ी हार्ड होती है, तो हमने बताए थे कि कैसे फ्लिक करना है आपको वो स्क्रैपर को, ताकि वो इजीली ऊपर की तरफ उठ जाए। ये चारों तरफ मूव करने के बाद फिर उसके बाद से आपको डी शोल्डर वायर से, यानी फर्स्ट स्टेप आपको फ्लक्स पेस्ट लगाना है, सेकेंड स्टेप आपको शोल्डिंग वायर से चारों तरफ मूव करना है, नोट कर लीजिए। थर्ड स्टेप आपको डी शोल्डर वायर से पूरे वीक करना है। ठीक है, और चौथे स्टेप में आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद अब जो रह गई है ग्लू उसको आपको स्क्रैपर से रिमूव करना है।
यहाँ पे मशीन की हीटिंग रखेंगे 250 और एयर को हम 2-2.5 ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इसको हम ब्लेड स्क्रैपर की मदद से इसको हम सारे ग्लू को धीरे धीरे रिमूव कर लेंगे। ठीक है, चारों तरफ से कर लेना है। स्टेप याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेप फ्लक्स लगाना है, सेकेंड स्टेप सोल्डिंग यानी टेम्परेचर को चेंज करना है, तीसरे स्टेप आपको आयरन से पूरे मूव करना है, वही डी-शोल्डर वायर से वीक करना है, चौथे स्टेप में आपको थिनर से साफ करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली एक बार आपको पूरे ये कर लेना है। उसके बाद जो है फाइनल की अगर हम बात करें तो डी-शोल्डर वायर से फिर से वीक कर लेना है। यहाँ पे जो कंपोनेंट है ना साइड में ध्यान दीजिएगा, खासकर रजिस्टर को आप जो रजिस्टर के पास जो ग्लू लगा है उस ग्लू को रिमूव कर लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम आईसी निकालते हैं, देखिए कंपोनेंट भी यहाँ से निकल गया, अब इसको हम लगाएंगे, तो हम यही बताने जा रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम आईसी को निकालते हैं तो उसकी अगल बगल में भी हीट तो जाना ही जाना है। तो होता क्या है कि वहाँ के कंपोनेंट जो है ना अपनी जगह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ग्लू होने के बाद यानी रहने के वजह से हम ये जान नहीं पाते हैं कि वो कंपोनेंट अपने जगह पे है या नहीं है, यानी ऐसा लगता है कि वो अपने जगह पे ही है, लेकिन हकीकत ये होता है कि वो अपनी जगह से डिस्कनेक्ट रहता है। तो ग्लू को हटा लेंगे ना तो आप श्योर हो जाएंगे। देखिए कि यहाँ पे रजिस्टर को भी हमने ग्लू को जब हटाया था तो वहाँ पर भी हल्की मूव हुई थी आप, इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान देना होता है कि जो भी रजिस्टर वगैरह हो या कैपेसिटर हो उसकी साइड का जो भी कंपोनेंट हो ग्लू को हटा लेंगे तो बेस्ट होता है। जो हमें बाद में ये डाउट ना हो लगाने के बाद ऑन नहीं हो रहा है तो ऐसा सोच लेते हैं सीपीयू फिक्स नहीं हुई है, सही से लगी नहीं है। देखिए हम रजिस्टर को भी यहाँ पे हम अच्छे से बैठा रहे हैं, फिर से उसको निकालते हैं, फिर से रिवॉल्व करते हैं, फिर से लगाते हैं, एज ए सेम प्रॉब्लम। तो ऐसे हमारे प्रॉब्लम ना है तो ये चीज़ हमें कर लेना होता है। तो फाइनली यहाँ पे डी-शोल्डर वायर से हम फिर से एक बार फाइनली हम वीक कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो आराम आराम से आपको चारों तरफ से कर लेना है। अब यहाँ पे फाइनली हम आईसी को क्लीन करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट फ्लक्स डालना है और टेम्परेचर को चेंज करना है, सोल्डिंग वायर लेकर के या फिर पीपीटी चारों तरफ से आपको मूव करना है आयरन की मदद से। उसके बाद डी-शोल्डर वायर से डी-शोल्ड करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी-शोल्डर वायर मैंने बहुत सारे यूज़ किए हैं लेकिन सबसे बेस्ट जो लगा वो गुट विक। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ मैं। तो ये गुट विक है और ये गुट विक भी दो तरह का आ रहा है, इसमें भी कॉपी भी आ रहा है, तो आप ओजी कह के लें। अब इसमें जो है कॉपी और ओजी दोनों दिखने में बिल्कुल सेम ही होगा, है ना। तो ओजी में क्या होता है कि जब हम डी-शोल्डर वायर यूज़ करते हैं तो वो फैलती नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैं। चलिए यहाँ पे हमने जैसे डी-शोल्डर वायर से वीक किया मैंने, तो थिनर से अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ करने के बाद फिर ब्लेड की मदद से हम उसको ग्लू को रिमूव करेंगे जितना हो सके। ठीक है, और अभी जो हम ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए, ये अभी हम रिलाइफ का आईसी पीसीबी होल्डर स्पेशल आईसी के लिए है, जो काफ़ी बेस्ट है। कोई भी आईसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आईसी यहाँ क्लीन हो जाती है बहुत इजी वे और सरल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो गुट विक जो है वो आप मार्केट में जाएं या फिर ऑनलाइन लें तो ओजी कह करके, या फिर आप पहले एक परचेस कर लें, एक ख़रीद लें और उसको यूज़ करें कि वो फैल तो नहीं रही है। अगर वो नहीं फैल रही है तो फिर आप 2 पीस 4 पीस 5 पीस 10 पीस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे फाइनली हमने
साफ़ कर लिए, देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आपको इस टाइप की टीने वाले जो ब्रश होता है उस ब्रश से हल्के हाथों से आपको मूव कर लेना है ताकि शाइन हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो देख सकते हैं फाइनली ऑलमोस्ट क्लीन हो ही गया 98%। थोड़ी बहुत जो रहेगी उसको भी आपको साफ़ कर लेना है। अब इसके बाद हम रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्विंग के बाद फिक्सिंग करेंगे। रिवॉल्विंग में भी देखिए यहाँ पे जो है स्टेंसिल जो रखने का तरीका होता है, पहले तो आपके पास जो स्टेंसिल है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पे हम प्री हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, वो चारों तरफ से जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाए। उसके बाद हम पीपीटी पेस्ट लगाएंगे ताकि ये हिले नहीं, मूव ना हो अपने जगह से। और पीपीटी पेस्ट जो है वो फिंगर से भी लगा सकते हैं, 4 नंबर ब्लेड की मदद से भी लगा सकते हैं, या फिर आईसी वाली जो होती है उससे भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथों से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस तरीके से आपको ब्लेड के मदद से लगाना है पेस्ट, ताकि जब हम इस ब्लेड को आगे पीछे कर रहे हैं ना तो स्टेंसिल बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। अधिकतर गलती यही होती है, चाहे हम फिंगर से लगाते हैं पेस्ट